Hello everyone. So today we are going to start chapter cell cycle and cell division of class 11th biology. तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि एक्चुअली में ये मतलब क्या होता है, कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होती हैं जिनमें तीन चीज़ें होती हैं। क्या क्या? सबसे पहले जीनोम डुप्लीकेट। अब जीनोम डुप्लीकेट का यहाँ क्या मतलब है कि देखो, जब भी कोई भी सेल रेप्लिकेट होता है, डिवाइड होता है, वो उसके दो डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, आगे फर्दर डॉटर सेल्स में वो क्या होता है, डिवाइड होता है। अब भाई अगर उसके पास खुद कुछ होगा देने को तभी तो वो आगे उनको दे पाएगा ना। तो इस वजह से उनको अपना जीनोम जो है वो डुप्लीकेट करना पड़ता है ताकि वो फर्दर उनमें क्या कर सके, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एक इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो जीनोम डुप्लीकेट क्यों जरूरी है, ताकि वो डॉटर सेल्स में भी दे सके डॉटर सेल्स को। नेक्स्ट सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बहुत सारे और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट है डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, एक अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल की, तो ये 24 घंटे लेता है एक सेल को डिवाइड करने में। एक जो ह्यूमन है वो 24 घंटे में एक सेल उसका डिवाइड होता है। देखो कितना ज़्यादा इसका टाइम पीरियड है। ईस्ट की बात करें जो कि वो सिर्फ 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटे के लगभग। ठीक है, 1.5 घंटे में सिर्फ ईस्ट जो है रेप्लिकेट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो डायग्राम है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। इसको कंसीडर करके ही आगे आपको जो है फेजेस वगैरह समझने हैं। ये होता है हमारा इंटरफेस पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या है, इंटरफेज। 95% जो है ये होल्ड करता है। कौन सा, इंटरफेज एक सेल साइकिल में। जबकि एम फेज होता है ये, यानी कि ये कितना होता है, 5% सिर्फ। तो यहाँ पे इंटरफेज भी फर्दर देखो, सेल साइकिल कितने टाइप की हो गई, इंटरफेज, या फिर इसे हम प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं। और दूसरा एम फेज या फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर माइटोटिक फेज। ये 95% या 5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। फर्दर जो इंटरफेज है वो 3 में डिवाइडेड है। कौन से में, G1 S G2। ठीक है, इन तीनों में ये क्या है, फर्दर डिवाइडेड है, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। एम फेज की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जबकि कैरियोकाइनेसिस कितने में है, 4 में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सबसे ऊपर आता है हमारा G1। ठीक है, G1 यहाँ इतने प्रोपोर्शन में, फिर आता है S, फिर आता है G2। ठीक है, ये तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, G1 S G2। देखो यहाँ जो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2। मतलब जब भी एक सेल डिवीजन, सेल साइकिल स्टार्ट होगी, सबसे पहले G1 में होगा, फिर G1 से वो S में जाएगी, सॉरी फिर G2 में, और G2 से M में। तो ये फेज कभी नहीं, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कभी नहीं बदलती। तो ये आपको ऑर्डर एज इट इज याद रखना है। अब हम बात करेंगे इंटरफेज की। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं। अब रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेल मतलब मर चुका है या कुछ ऐसा है। बस यहाँ पे क्या है, इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होता लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। और मतलब सबसे ज़्यादा जब सेल किसी फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है वो इंटरफेज ही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको कंसीडर करनी है, याद रखनी है कि इंटरफेज को भले ही रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन मतलब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता, लेकिन डजंट मीन कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इस फेज में एक्टिव होता है। लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, जैसे कि आप देख सकते हो, ऑब्वियसली 95% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट फेज है। ह्यूमन में 23 आवर्स जो है इंटरफेज लेता है और 1 आवर की एम फेज होती है। ठीक है, जो मतलब ह्यूमन बीइंग की 24 आवर की सेल साइकिल होती है ना, एक सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें से 23 घंटे का प्रोपोर्शन इंटरफेज का होता है और 1 घंटे का एम फेज का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब इन तीनों को, जो G1 S और G2 है, इन तीनों को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। G1 फेज क्या होता है, G1 फेज को आप फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कह सकते हो या फिर गैप 1 फेज भी इसे हम कह सकते हैं। इसे हमने पोस्ट माइटोटिक या प्री सिंथेटिक फेज क्यों कहा है, आप देखो इस डायग्राम पे आते हैं। एम फेज के तुरंत बाद कौन सा है, G1, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक। और उसके सिंथेटिक फेज से पहले, मतलब यहाँ पे सिंथेटिक फेज है, इससे मतलब सिंथेटिक फेज, इससे पहले क्या है, G1, तो इसको क्या कह सकते हो, प्री सिंथेटिक फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज, इसलिए यहाँ पे इसका ये नाम है। ठीक है, और G1 क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का। जब मतलब इंटरफेज का तो है ही है लॉन्गेस्ट फेज, लेकिन होल साइकिल का भी G1 लॉन्गेस्ट फेज है।
सेल अंडरगोज फर्स्ट फास्ट डिवीजन। अगर भाई अज्यूम करो कि सेल जो है बहुत जल्दी डिवीजन कर रहा है तो जीवन उतना ही शॉर्ट होगा। भाई जितना जल्दी जल्दी सेल जो है डिवीजन को अंडरगो करेगा जीवन उतना शॉर्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ये बदल दोगे आपके क्राइटेरिया कि लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज का अब जो है जीवन नहीं रहा अगर फास्ट डिवीजन हो रही है। नहीं, ये चीज ऐसी है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज का एज वेल एज पूरी होल साइकिल का जीवन ही है। ठीक है, ये तो जस्ट कंडीशनल बेस्ड चीज है कि जीवन उस दौरान क्या शॉर्ट मानते हैं हम, और अगर स्लोअर या फिर लॉन्ग डिवीजन हो रही है तो जीवन लॉन्गर। ठीक है, अब कौन से इवेंट्स होते हैं जीवन में ये और देख लो। ये एक सेल है, इससे दो डॉटर सेल बन गई। तो यहाँ पे देखो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन कौन से उसमें हुई है फेज में, जीवन में। ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड से तो प्रोटीन बनते हैं, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन, एटीपी की फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन और आरएनए की फॉर्मेशन, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन। सेल ऑर्गेनेल्स का भी तो डुप्लीकेशन चाहिए भाई। आगे फर्दर आप दो जब खुद के पास ही जो है, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ रहे ये चीज़ कि भाई बेटी है, ठीक है, एक जो पिता होते हैं वो मतलब बहुत पहले से जब उसकी शादी वगैरह होती है तो जो भी वो देते हैं, अब जैसे कि आप की लैंग्वेज में आप दहेज समझ सकते हो। ठीक है, दहेज बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारा सामान खुद से पहले इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मतलब पैसे जोड़ वगैरह के जैसे भी करते हैं। तो अगर खुद के पास उनके नहीं होगा कुछ तो आगे वो अपनी बेटी को देंगे क्या, राइट। तो ये वही चीज है, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने वैसे बताया था कि आपको किसी तरीके से ये चीज याद रह सके कि भाई सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन यहाँ पे हुआ है, क्यों हुआ है, ताकि भाई आगे फर्दर जो भी डॉटर सेल्स या फिर जो भी उनकी वो अपना ऑफ स्प्रिंग जो भी वगैरह बनेंगे उसमें वो क्या कर सके, वो चीज मतलब वो जो भी ऑर्गेनेल्स है या जो भी वो मटेरियल है हमारा वो आगे ऐसा का ऐसा पास हो सके। ठीक है, ये था जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट एस फेज विच इज सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होगा, इसमें होगा भाई डीएनए का रेप्लिकेशन। यहाँ तक आरएनए की फॉर्मेशन हो चुकी थी, न्यूक्लियोटाइड की हो चुकी थी, एटीपी की हो चुकी थी, प्रोटीन की हो चुकी थी, अमाइनो एसिड की हो चुकी थी और सेल ऑर्गेनेल्स की भी डुप्लीकेशन हो चुकी थी। लेकिन एस फेज में क्या हुआ, डीएनए की रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज। यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ। देखो एग्जाम्पल देखो, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में से धागे से होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं 46। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमोसोम्स जैसे भी आप मतलब कुछ भी समझ सकते हो। एस फेज के बाद क्या हुआ, ये जो क्रोमेटिन के थ्रेड्स थे ये एक दूसरे के साथ मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो गए, इनका डुप्लीकेशन तो हुआ। देखो जैसे मान लो अब मेरे पास यहाँ पे है ना, मैं आपको लिख के तो नहीं बता सकती कि कैसे, मान लो कि ये ऐसे नॉर्मल क्रोमेटिन थ्रेड था। ठीक है, एक सिंगल। इस केस में एस फेज के बाद कैसे हुआ कि ये ऐसे क्रॉस में हो गई, डुप्लीकेशन हो गई एक की। ठीक है, एक के ऊपर दूसरे की डुप्लीकेशन हो गई, लेकिन नंबर तो वही रहा ना, मतलब सेम क्रोमोसोम रहा, लेकिन बस यहाँ पे क्या चीज हुई, यहाँ पे क्रोमेटिन एक ही था, यहाँ पे दो क्रोमेटिड हो गए, लेकिन 46 ही क्रोमोसोम रहे। बट डीएनए का यहाँ पे मान लो 20 था तो डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट जो है डबल होता है। देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं आता। ये चीज याद रखनी है आपको कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि डीएनए के जो है डीएनए के सराउंडिंग में तो होते हैं ना हिस्टोन प्रोटीन वगैरह, तो उसका भी सिंथेसाइज हो जाता है। और ये कहाँ पे होती है, दोनों चीजें साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये था हमारा जीवन फेज हो गया, हमारा एस फेज क्लियर हो गया। नाउ विल मूव टू G2 फेज। G2 फेज क्या है, सेकेंड ग्रोथ फेज, या इसे हम कह सकते हैं गैप 2 फेज। ठीक है, प्री माइटोटिक फेज इसको क्यों कहा है, देख लो वही लॉजिक है। यहाँ पे माइटोटिक एम फेज से पहले क्या है, G2, तो यहाँ पे इसको हमने क्या कह दिया, प्री माइटोटिक फेज। ठीक है, तो ये क्या मतलब क्या क्या होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी का डुप्लीकेशन होता है इस फेज में। क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो सेमी ऑटोनोमियस होते हैं। ठीक है,
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। तो इन तीनों का यहाँ पे इस फेज में डुप्लीकेशन होगा, ट्यूबिलिन का सिंथेसिस हो जाएगा। ट्यूबिलिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन का भी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें इतनी चीजें याद रखनी, क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी का डुप्लीकेशन हुआ है, ट्यूबिलिन का सिंथेसिस हुआ है जो कि एक प्रोटीन है, आरएनए और प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होती है उसका रेगुलेशन मतलब, अब देखो हमारी बॉडी में कोई भी जो मतलब एक्टिविटी हो रही है, या फिर देखो जैसे हमारी जो स्लीप वेकअप साइकिल हो गई, या फिर हमारे जो मतलब वॉइस चेंज होती है जब प्यूबर्टी हिट करती है, या फिर कोई मूड स्विंग हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें दुख हो रहा है, हम शोक में हैं, शोक के दौरान जैसे आप जानते हो फियर के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो मतलब ये भाई इनका रेगुलेशन के पीछे कोई ना कोई तो हार्मोन है ही ना, ठीक है। कोई ना कोई अपना हार्मोन एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे का एंजाइम होता है, मतलब एक प्रोटीन है नाम का काइनेसिस। काइनेसिस नाम का प्रोटीन है जो साइक्लिन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टली ऐसे लिख देते हैं CDK2, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये पूरा एंजाइम हो गया काइनेनीज, मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस इसको हम कहते हैं सी डी की कह रही हूँ मैं भी, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस एंजाइम जो है ये हमारा। काइनेसिस आ गया तो पीछे एजिस आ गया, तो आप अंडरस्टूड एंजाइम ही होता है वो। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेल साइकिल की रेगुलेशन के लिए, ठीक है। चेक पॉइंट्स कौन से होते हैं, चेक पॉइंट जैसे आप ये कह सकते हो ट्रांजिशन पॉइंट्स या फिर रेगुलेटरी पॉइंट्स भी आप कह सकते हो एक सेल साइकिल में। आप देखो चेक पॉइंट्स आपके जो ये अच्छे से डायग्राम देखा जहाँ पे बीच में लाइनिंग है, मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई थी। G1 से लेकर G1 से सेल जब S फेज में आएगा, इसके बीच में एक लाइन होती है, एक तो ये चेक पॉइंट होता है कि भाई अगर इसको क्रॉस कर लिया तो कुछ ना कुछ आगे फर्दर एक्टिविटी होनी तय है, ठीक है। चेक पॉइंट ये होता है। और फिर अब S फेज में आ गया, S फेज को क्रॉस करके यहाँ पे जो लाइन होगी G2 फेज में जब आ जाए तब ये मान सकते हैं कि भाई आगे फर्दर सेल अब यहाँ से क्रॉस कर गया, तो जो एक्टिविटी अब इसको पोजेस करनी है वो तो होकर ही रहेगी, ठीक है। अब नहीं रुक सकता भाई सेल का डिवीजन। तो ये इनको हम कहते हैं, ये दो चेक पॉइंट्स हमारे होते हैं जो मैंने आगे लिख भी रखे हैं। ये रहा G1 to S, ठीक है। एक तो ये हमारा जो है चेक पॉइंट है, एक G2 से लेकर M तक, ठीक है। एक ये हमारा क्या है अपना वो है चेक पॉइंट। दो चेक पॉइंट होते हैं G1 to S, शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। एक तो ये होगा G1 से S फेज में और एक G2 से M। हाँ ये दो हमारे चेक पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये S से G2 में नहीं होता, G1 से S फेज में एक ये चेक पॉइंट है और एक G2 से M फेज में एक ये चेक पॉइंट है, ठीक है। तो जो G1 से लेकर S वाला चेक पॉइंट होता है ये मेजर वन होता है, ठीक है। लेकिन G2 से M वाला माइनर मानते हैं हम। ये G1 से S वाला जो चेक पॉइंट है ये कंट्रोल होता है बाय G1 साइक्लिन CDK2, ठीक है। और जो ये माइनर वाला है ये कंट्रोल होता है M साइक्लिन CDK2 से, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब एक G0 फेज है। G0 फेज क्या होता है इसकी बात करेंगे। When cell is unable to cross G1 to S चेक पॉइंट, जब सेल अनेबल हो जाए, जो सबसे पहला मेजर हमारा क्या है चेक पॉइंट है, जो कि ये रहा G1 से S, G1 से लेकर S फेज को, फेज वाले चेक पॉइंट को अगर क्रॉस करने में फेल हो जाए हमारा क्या सेल, तो वो क्या करता है, अब भाई वो S में गया नहीं, ठीक है। G1 से तो उसने थोड़ा सा एग्जिट ले लिया लेकिन S में नहीं पहुंचा वो, तो वो क्या करेगा G1 से तो एग्जिट ले लेगा, मतलब वो G0 एक फेज में पहुंच जाएगा। यानी कि ये एक इनएक्टिव स्टेज होती है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, कि सस्पेंड हो गई है सेल साइकिल कुछ टाइम। ऐसा नहीं हुआ कि भाई सेल साइकिल खत्म हो गई या ऐसा कुछ हो गया, सेल मर गया वापस नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट सस्पेंड हुई है सेल साइकिल, जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह से स्टूडेंट को सस्पेंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये वही चीज है कि भाई सस्पेंड हो जाता है सेल साइकिल, उस दौरान वो सेल जो है G1 से G0 फेज में चला जाता है, जो कि एक इनएक्टिव फेज होता है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। और G0 फेज में मैंने जैसे बताया कि सस्पेंड होता है, खाली एग्जिट नहीं होता।
तो वो मतलब अपना खत्म नहीं होती सेल साइकिल। तो जब भी नीड होती है, जब भी मतलब ऐसी होगी, उसको कंडीशन मिल गई या फिर अब उसकी रिक्वायरमेंट आ गई, तो जी नोट फेज को छोड़कर वो वापस जी1 फेज में आ भी जाता है। ठीक है, तो जी नोट फेज ये होता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं आपको, तो जैसे कि आप ये पढ़ के आ चुके हो हालांकि, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं प्लांट्स में, वो डिफरेंशिएशन के बाद पेरेन्काइमा बना लेते हैं। पेरेन्काइमा आप कुछ टाइम के लिए जी नोट फेज में चला गया, उसके बाद अब उसकी भाई रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो क्या करेगा, डी डिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इसका जी नोट का एग्जाम्पल है कि रिक्वायरमेंट के दौरान वो जी नोट फेज को यानी इनएक्टिव स्टेज को छोड़कर वापस अपने एक्टिव फेज में आ जाता है और फर्दर डिवाइड भी करता है। अब बात करेंगे एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या क्या होता है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में माइटोसिस वगैरह कैसे कौन से सेल में होते हैं ये देखेंगे। एनिमल सेल में माइटोसिस होती है। ठीक है, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल जो होते हैं सिर्फ वो पोजेस करते हैं माइटोसिस को, बाकी हर एक में मियोसिस होती है। इसका एक्सेप्शन क्या है, जो हनी भी है जो आप पढ़ के आ चुके होंगे, वो जो उनके ड्रोन होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से फर्टिलाइजेशन होती है हनी बी में। ठीक है, वो जो हैप्लॉइड होता है उनका ड्रोन की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड यानी माइटोसिस। तो इसको छोड़ के एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन याद रखना है, एनिमल सेल में माइटोसिस होती है, बाकी डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में सिर्फ एक हैप्लॉइड में होती है, वो ड्रोन हनीबी के केस में होते हैं पार्थेनोजेनेसिस के कारण। ठीक है, प्लांट में बात करें तो माइटोसिस कौन सी में होती है, हैप्लॉइड में भी हो सकती है और डिप्लॉइड में भी हो सकती है, भाई दोनों में होती है। इसमें तो सिर्फ डिप्लॉइड में थी, एक्सेप्शन एक थी हैप्लॉइड वाली जो कि हनीबी में थी। ठीक है, अब बात करेंगे भाई हम एम फेज की। इंटरफेज हमने पढ़ लिया, अब वी विल टॉक अबाउट एम फेज, यानी कि सबसे पहले उसमें क्या था, कैरियोकाइनेसिस। और मतलब दो में स्प्लिट था नहीं, ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड था। एक था प्रोफेज, ठीक है, जिसे मतलब प्रोफेज भी फर्दर 2 में डिवाइड था। अर्ली फेज और एक था अर्ली प्रोफेज और एक था लेट प्रोफेज। अब बात करेंगे अर्ली प्रोफेज की। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज का हमें कैसे पता चलता है, जब क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भाई अर्ली प्रोफेज स्टार्ट हो चुकी है। और एंड जो होते हैं क्रोमोसोम के वो अनक्लियर होंगे, सीम्स लाइक बॉल ऑफ वुल, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टेज को स्पाइरीम स्टेज इसको हम कहते हैं। आप देखो यहाँ पे इस जो है मैंने यहाँ पे बना रखा है साइड में स्ट्रक्चर, इससे समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया, कंडेंसेशन होनी स्टार्ट होगी क्रोमोसोम की। ठीक है, एंड जो होंगे इन क्रोमोसोम्स के वो अनक्लियर है। देखो अनक्लियर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मतलब वो जो ऊन का वो होती है, ऊन की बोल होती है, वो बिल्कुल ऐसे गठरी टाइप्स में मतलब ऐसे बिल्कुल लग रही है। ठीक है, और इस स्टेज को क्या कहेंगे हम, स्पाइरीम स्टेज बोलते हैं। तो सेंट्रोजोम प्लस सेंट्रल रेज ये हमारे होते हैं सेंट्रोजोम। ये जो दो होते हैं ना सेंट्रोजोम, इनकी साइड में कवरिंग होती है जो कि रेज सेंट्रल रेज एमिट करती हैं। ठीक है, आपने पीछे चैप्टर्स वगैरह में पढ़ा होगा, एमिट करती हैं सेंट्रल रेज। और इसको क्या बोलते हैं हम, मतलब सेंट्रोजोम प्लस सेंट्रल रेज इज इक्वल टू एस्टर, ASTER इसको हम बोलते हैं। देखो ये 2 एस्टर हैं, तो एक सेल के पास 2 एस्टर होते हैं और पेयर ऑफ एस्टर को क्या बोला जाता है, माइटोटिक अपैरेटस। क्या बोलते हैं हम इसे, माइटोटिक अपैरेटस। एक सेल में 2 एस्टर होते हैं, पेयर ऑफ एस्टर को बोला जाता है माइटोटिक अपैरेटस। अब बात करेंगे लेट प्रोफेज की। लेट प्रोफेज में क्या होगा, देखो सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल। अब जो ये सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल ये अपोजिट पोल में चले गए। ठीक है, अपोजिट पोल में ये चले गए। स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन देखो, आप देख पा रहे हो स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी। कंप्लीट कंडेंसेशन, क्रोमोसोम की कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाती है। डिसअपीयरेंस ऑफ किसकी, ये जो सेल ऑर्गेनिल्स है हमारे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी न्यूक्लियोलस, इन सब का क्या होता है, डिसअपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, ये सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। कौन से फेज में, लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ है, स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो गई है। अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हो गई थी कंडेंसेशन, लेट प्रोफेज तक वो बिल्कुल कंप्लीटली कंडेंस्ड हो चुका है क्रोमोसोम। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल में पहुंच गए और डिसअपीयरेंस हो गई है सेल ऑर्गेनिल्स की। ठीक है, अब बात करेंगे मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होगा, देखो ये यहां तक बन गया था,
स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। जो ये स्पाइंडल फाइबर होंगे ये अटैच हो जाएंगे, ये जो बीच में है ना इनके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं काइनेटोकोर। इनसे क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे। अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट इसको बोला जाता है। एक प्लेट होती है इसमें अरेंज, देखो एक ही प्लेट है बीच में पूरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। नंबर ऑफ स्पाइंडल फाइबर कितने होंगे, हम इसमें 46 ही रहता है हमारा क्रोमोसोम का नंबर, तो देखो 46 रहता है। और इंटू टू क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये दो स्पाइंडल फाइबर्स हो गए, तो इंटू टू करेंगे कितना हो गया 92। टोटल नंबर ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स कितने होंगे यहाँ पे 92 होते हैं हमारे पास। तो बिगिनिंग में बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। और क्या माना जाता है कि अगर आपको मोर्फोलॉजी या फिर स्ट्रक्चर स्टडी करना है क्रोमोसोम का तो मेटाफेज सबसे बेस्ट स्टेज होती है, कि अगर आपको मोर्फोलॉजी देखनी हो या फिर स्ट्रक्चर देखना हो क्रोमोसोम का उसके लिए। नेक्स्ट थर्ड फेज की बात करेंगे। हमने प्रोफेज पढ़ लिया, प्रोफेज में अर्ली और लेट दोनों प्रोफेज पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया। बात करेंगे एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, ये सबसे पहले बेस्ट स्टेज है अगर आपको शेप क्रोमोसोम की ऑब्जर्व करनी हो। यहाँ पे तो अगर आपको मोर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखना है क्रोमोसोम का तो मेटाफेज में देख लो, लेकिन अगर आपको शेप ऑब्जर्व करनी है किसकी क्रोमोसोम की, बेस्ट स्टेज कौन सी है एनाफेज है। इसमें क्या होता है क्रोमेटिड मूव कर जाएंगे टुवर्ड अपोजिट पोल। जो ये क्रोमेटिड है देखो, क्रोमेटिड इसके अपोजिट पोल पे मूव कर गए। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, देखो ये सेंट्रोमियर थे, इन दोनों की स्प्लिटिंग भी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब इक्वली डिवाइड हुए हैं 46 क्रोमोसोम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टोटल सेल है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का मतलब जो इनकी प्लोइडी थी वो भी क्या हो गई डबल हो गई। देखो यहाँ पे 2n तक था, यहाँ पे 2n4c था, यहाँ पे 2n4c था, यहाँ पे क्या हो गया डबल हो गया, ठीक है। टीलोफेज में बात करेंगे। टीलोफेज में क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। वापस से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी सब रीअपियर हो जाए। जो सबसे पहले फेज यानी प्रो फेज में डिसअपियर हो गए थे वो वापस टीलोफेज में क्या हो जाएंगे अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, दिखने लगते हैं। डीकंडेंसेशन हो जाता है किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है। जब मतलब सबसे स्टार्टिंग में कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब टीलोफेज जो है प्रोफेज की कॉन्ट्राडिक्ट करिए, मतलब प्रोफेज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है टीलोफेज, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट है। वहां पे कंडेंसेशन हो रही थी, इसमें डीकंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं इस केस में। देखो ये देखो 2n2c 2n2c मतलब दो में स्प्लिट हो गया, देखो 2n2c, ये ऐसे कुछ टीलोफेज होती है, मतलब उसकी अपोजिट बिल्कुल। अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है इस मतलब उसमें स्टेज में, ठीक है। साइटो से समझ लो साइटोप्लाज्म का वो अपना कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या था, वहाँ पे न्यूक्लियस ही पढ़ा था हमने। तो ये फर्दर दो में स्प्लिट है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होता है फ्यूरो की फॉर्मेशन होती है, प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले एनिमल सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। ये माइक्रोफाइलेमेंट्स होते हैं, साइटोस्केलेटन है, ये दोनों अपोजिट पोल पे है। तो इसमें क्या होगा, ये अंदर की साइड जो है ये सेल वॉल एक्ट करेगी, मतलब अंदर की साइड मतलब होनी स्टार्ट हो जाएगी नैरो, तो इसको ही क्या कहते हैं सेल फ्यूरो की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या, ये फिर मतलब अंदर की साइड होगी तो मतलब ये दो में अलग मतलब इंडिविजुअली डिवाइड हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीपीटल। क्या बोलते हैं जो अंदर की साइड हो, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, ठीक है। अंदर की साइड यानी इनवर्ड्स कौन सी हमारी सेंट्रीपीटल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है। अब बात करेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ये क्या है, इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे ये क्या होता है, बीच में क्या होता है फ्रेगमोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है किसका, गोल्जी का, ईआर यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, और माइक्रोट्यूब्यूल का, जो मतलब क्या किसकी फॉर्मेशन कराते हैं मिडल लेमिला की, ऐसे मिडल लेमिला की, जिससे कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल आगे फर्दर बनती हैं, देखो ऐसे। तो ये मतलब आउटवर्ड्स बाहर की तरफ जो है ये सेल वॉल खींचती है आउटवर्ड, सेल वॉल ग्रोज आउटवर्डली, जिसको क्या बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये सेंट्रीपिटल और ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अब बात करेंगे फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। अगर भाई साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए, जरूरी तो नहीं हर बार भाई जो भी काम किए जाए वो सक्सेसफुली हो कंप्लीट, ठीक है। कुछ भाई एक्सेप्शंस हो जाते हैं कई बार, या तो मतलब अपना मतलब बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के फंक्शनिंग को, ठीक है। तो अगर फेलियर हो जाए साइटोकाइनेसिस की तो उस दौरान क्या बनता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। वहाँ पे क्या होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उस दौरान।
और मतलब उस दौरान मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, उस कंडीशन को सिंकिशियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंकिशियम। एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट में। आपने ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो आपको याद रखना है कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस का ही ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, सिंकिशियम कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिग्निफिकेंस क्या क्या थी माइटोसिस की। इसमें 46 क्लोन, मतलब क्लोन कितना 46 का, ये मतलब इक्वली मतलब इक्वल नंबर में ही डिवाइड कर रहा था, ऐसा नहीं है कि कम हो गया या ज्यादा हो गया, कुछ भी 46 थे। तो जितने भी आगे फर्दर बनेंगे, 2 बने बेशक, तो 46 में हुआ। यहाँ पे इतना डुप्लीकेशन एप्लीकेशन हो गया था इनके सेल ऑर्गेनिल्स का, इनके डीएनए मटेरियल का, कि आगे इक्वली इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है। जेनेटिकली सेम था, जेनेटिकली सेम रहेगा। ग्रोथ हुआ, मतलब ये मल्टी सेलर में होता है। रिपेयर वर्क जो है माइटोसिस के कारण होता है। हीलिंग इंजरी के बाद इंजरी पता नहीं क्या बोला मैंने, इंजरी के बाद जो हीलिंग होती है वो माइटोसिस का ही एक जो है सिग्निफिकेंस है। रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो होता है वो रिस्टोर यही करता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी, और ग्रोथ ऑफ प्लांट जो होता है वो माइटोसिस का ये एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब बात करेंगे मियोसिस की। इंटरफेज हो गया, इंटरफेज के बाद आता है एमफेज। एमफेज 3 में डिवाइडेड है, मियोसिस 1, इंटरकाइनेसिस, या फिर आप इसे बोल सकते हो इंट्रामियोटिक फेज, या फिर मियोसिस 2, ठीक है। अब मियोसिस 1 में क्या क्या होता है? मियोसिस 1 में आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टिलोफेज 1, ये 4। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है यहीं पे बता देती हूँ मैं, कि यहाँ पे इस मतलब जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो कार्य होता है वो उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। उस दौरान क्या क्या होता है? आरएनए की फॉर्मेशन होती है इसमें, और इसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है, और डीएनए कंटेंट डबल नहीं होता है इसमें। बस क्या होता है, डीएनए कंटेंट डू नॉट डबल, ये याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका कि भाई मतलब ऐसे भाई आपको लगेगा कि भाई अगर सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा सब कुछ बन रहा है तो डीएनए भी तो डबल होता होगा, लेकिन नहीं। इंटरकाइनेसिस एक ऐसा है जहाँ पे आपको याद रखना है कि डीएनए कंटेंट कभी भी डबल नहीं होता। मेसिस 2 की बात करें तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनोफेज 2, टिलोफेज 2, मतलब सब में 2 लगाने हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये माइटोसिस के सिमिलर है, ठीक है। क्या है? माइटोसिस के सिमिलर है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आगे चढ़कर आपको बता भी दूंगी। मियोसिस 1 में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज 1। इसमें क्या होता है, ये भी फर्दर 5 में डिवाइडेड है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सबसे पहले बात करेंगे लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, या आप इसे बुकेट स्टेज भी बोल सकते हो। कंडेंसेशन देखो यहाँ पे ऐसे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम का। जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पे बाइवेलेंट या टेट्राइड की फॉर्मेशन होती है। देखो कैसे, ये 2 हमारे पास क्या है, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये आपस में क्या है, इनके बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। यानी कि सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है। ये 4 क्रोमेटिड है। तो सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस होते हैं जो एक जैसे क्रोमोसोम हो। नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर मतलब अलग, मतलब देखो जेनेटिकली तो एक जैसे हो, लेकिन मतलब देखो यहाँ पे कलर डिफरेंट करना था मुझे। जो आप इसे येलो अज्यूम कर लो, इसे रेड अज्यूम कर लो, ठीक है। तो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्सिस हो जाती है। बाइवेलेंट या टेट्राइड की फॉर्म, टेट्राइड क्यों बोला कि 4 क्रोमेटिड थे तो टेट्राइड, ठीक है, बाइवेलेंट वही। नेक्स्ट बात करेंगे पैकेटीन की। पैकेटेड में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के द्वारा। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। आप क्या याद रखना है, कभी सिनेप्सिस जो होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन से फेज में, वो कौन से स्टेज में बनता है, वो जाइगोटीन में बनता है। बाइवेलेंट और टेट्राइड कौन से में, जाइगोटीन में। लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकेटीन में। बहुत बार पूछा जा चुका है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकेटीन में होती है। किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के द्वारा, रिकॉम्बिनेज की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेट्राइड फॉर्मेशन अकर्स इन जाइगोटीन। टेट्राइड की फॉर्मेशन तो जाइगोट में हो जाती है, देखो फॉर्मेशन टेट्राइड की जाइगोट में हो गई, लेकिन अपीयर कब होता है, वो पैकेटीन स्टेज में। भाई फॉर्मेशन हो गई जाइगोटीन में, कोई दिक्कत नहीं। अपीयर तो भैया आपको दिखेगा पैकेटीन की स्टेज में, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर हो गई दोनों की। यहाँ पे थोड़ा सा सिनेप्स है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई। नेक्स्ट बात करेंगे किसके, डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब कि अब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो था बीच में जो सिनेप्सिस हो रही थी, ये यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है कियास्माटा। देखो यहाँ पे इसमें नहीं होता, जो ऊपर वाले में होता है ना, यहाँ पे ऐसे एक्स शेप कियास्माटा बन जाता है, ठीक है।
तो डिप्लोटीन की स्टेज में होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटीन की फेज में, ठीक है। यहाँ पे मतलब सेल डिवीजन बंद हो जाती है, ठीक है। प्रोलोंग्ड डिप्लोटीन होती है, मतलब प्रोलोंग्ड डिप्लोटीन को आप क्या बोल सकते हो, डिक्टोटीन, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, ह्यूमन oogenesis। अगर आपने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है ह्यूमंस में, तो आपको पता होगा कि भाई जैसे ही जो फीमेल फीटस मम्मी अपने फीमेल के पेट में होती है, उस दौरान बहुत सारे मतलब ऑलरेडी कई लाख जो हैं ओवम होते हैं, ऑलरेडी प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो वो बिल्कुल वहीं पे रुक जाती है, मतलब वहाँ पे सेल डिवीजन अरेस्ट हो गई है, अब उस स्टेज पे रुक जाती है वो डिलीवरी के मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद। तो और जब तक वो एक प्यूबर्टी स्टेज में नहीं पहुंचती एक लड़की, प्यूबर्टी यानी 12 13 14 के साल उम्र तक, तब तक बहुत सारे उसके ओवम जो हैं वो खत्म हो चुके होते हैं ऑलरेडी उस स्टेज पे। उसका पर्टिकुलर एक नाम था, क्या था ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी, ठीक है। हाँ, फोलिकुलर आर्टरीज या कुछ करके नाम है इसका, कि मतलब बहुत सारे अब वो 60 से 70 हजार तक ही कुछ बचते हैं। फिर उस दौरान जो है वो अपना फर्दर कंटिन्यू होता है, ठीक है, अरेस्ट हो जाती है उस दौरान। तो ये ह्यूमन oogenesis का यानी प्रोलोंग्ड डिप्लोटीन का एक एग्जांपल है ह्यूमन oogenesis। अब बात करेंगे डाइकाइनेसिस की। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा। टर्मिनलाइजेशन क्या होता है कि भाई पहले तो कियास्माटा काफी अच्छा खासा दिख रहा था, वो बिल्कुल ऊपर जो टिप है ना उसके ऊपर दिखेगा। इस दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिया, सब कुछ जितने भी ये चारों ऑर्गेनिल्स हैं, सेल ऑर्गेनिल्स हैं, ये रीअपियर हो जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, डाइकाइनेसिस में। अब बात करेंगे मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1 में क्या होता है, देखो होमोलोगस जो होते हैं वो अलाइंड एट इक्वेटोरियल। मेटाफेज जैसे पीछे था उसमें इसमें भी अलाइन हो, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, दो, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे पेयर में हो गए हैं। एक क्रोमोसोम अटैच होता है सिर्फ एक स्पाइंडल फाइबर से। पीछे अगर आप देखो, चलो पीछे चलते हैं एक बार मेटाफेज में, ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों स्पाइंडल फाइबर दोनों तरफ से काइनेटिक कोर से अटैच है, ठीक है, दोनों तरफ से है, राइट, दोनों तरफ से काइनेटिक कोर से। यहाँ पे देखना अब आप, यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, सिर्फ एक साइड से काइनेटोकोर से। ऐसा तो नहीं है कि मतलब दोनों साइड से, देखो ये इस साइड से, ये इस साइड से, बीच में तो नहीं है। तो ये डिफरेंस है आपको, मतलब आप जब भी ऐसे पढ़ोगे वो अपना नॉर्मल मियोसिस वाला फेज और यहाँ पे माइटोटिक में मेटाफेज पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ इतना अपने माइंड में रखना है कि आप उसको कंपेयर करके पढ़ो। अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे पीछे वाले से, तो आपको बेटर समझ में आएगा और तभी ये शायद दिमाग में जा भी सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पाइडल फाइबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने स्पाइडल फाइबर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन पीछे मेटाफेज में क्या था, अभी फिर से चलते हैं, अभी देखेंगे। अरे हम आ गए। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया था, डबल हो गए थे नंबर ऑफ स्पाइंडल फाइबर, 92 थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल रहे। तो ऐसे आपको डिफरेंस देखकर समझना है, डिफरेंस मतलब ऐसे कंपेयर करके याद रखना है आपको। नेक्स्ट है एनाफेज 1। इसमें क्या हुआ है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस। यहाँ पे होमोलोगस जो भी है क्रोमोसोम की सेपरेशन हो गई है, डिसजंक्शन हो गया क्रोमोसोम का, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं। यानी कि इस जो केस में हमारे क्या होता है, बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन होती है। ये टेलोफेज 1 में क्या हुआ, आप देखो 23 क्रोमोसोम में, यानी दो क्रोमेटिड जो कंसिस्ट करते हैं, इसमें इनका स्प्लिट हो गए हैं ये। फिर आती है इंटरकाइनेसिस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, आरएनए वगैरह की फॉर्मेशन होती है। वहाँ पे डीएनए का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं होता, वो डबल नहीं होता बस, ठीक है। आरएनए वगैरह और ये जो भी है अपना इनका डुप्लीकेट, मैंने लिख दिया था वहाँ पे, लिख रखा है, आप देख लेना। मियोसिस 2, आप देखो मियोसिस 1 हमने देख लिया और मियोसिस 2, इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। मियोसिस 1 में आपने देखा था कि भाई 46 अगर सेल है तो वो दोनों मतलब फर्दर 46 और 46 में स्प्लिट होता है, सेम रहती है उनके प्लोइडी, स्प्लिट होता है उनमें। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है, मान लो पेरेंट 46 क्रोमोसोम का 20 पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 23 में इनकी प्लोइडी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये 4 में स्प्लिट हुआ था, 23 हो गई इनकी प्लोइडी, यानी कि ये क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गई इनका। मतलब क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है इनकी प्लोइडी में। यहाँ पे 46 सेम नंबर नहीं रहता, ठीक है। तो बस यही मेजर डिफरेंस था। बाकी एक बार मैं अपनी हर बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी से रीडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ नहीं आने वाला। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से लिखे होते हैं और इजीली अंडरस्टेबल भी होते हैं, ताकि आपको इसके बाद अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। एक बार एनसीईआरटी से अगेन मैं कह रही अपनी रीडिंग ले लेना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
मैंने सारा चैप्टर शायद कवर करा ही दिया है, यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।